देखिए, अभी हमने शुरू किया था अपना एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में बहुविकल्पीय प्रश्नों का सफर, और आज इस सफर पर लगने वाला है विराम। यानी कि हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए खत्म। ये हमारा आखिरी अध्याय है आरोह बुक का। तो इस तरीके से सारे ये चैप्टर हमने क्लास 12th के कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन हुआ कि मैम इसके बाद क्या? भाई अभी एग्जाम की प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुई। अभी हमारे पास 3 बुक्स हैं जिनके हमें करने हैं वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वर्णात्मक प्रश्न आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने तीनों बुक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि आप उनके लिए अच्छे से तैयार हो पाए जो एग्जाम में आने वाले। ठीक है, हेलो एवरीवन, मैं रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं अपने इस चैनल पे, जहां हम क्लास 9th to 12th आप लोगों को आपका सीबीएसई का हिंदी सिलेबस कवर अप कराती हूँ। तो आज आप देख रहे हैं क्लास 12th हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 2। इसके गद्य खंड का अंतिम और इस पुस्तक का भी अंतिम अध्याय है अंबेडकर जी द्वारा लिखित उनके 2 भाषण। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ये दोनों ही भाषण में आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, अच्छे से समझाया है कि अंबेडकर जी ने इन दोनों भाषणों में क्या कहा। अब इन्हीं पर आधारित हमारे पास आ रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, और ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पास एग्जाम में आएंगे गद्यांश आधारित। तो यहाँ पर हमने उस तरीके से तो आपको काम कराया ही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करा रही हूँ जो आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कराई। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर देखेंगे, हमारे पास है 4 गद्यांश, उन पर आधारित 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न, और फिर उसके बाद करेंगे संपूर्ण पाठ आधारित कुछ प्रश्न। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में हमारा पहला गद्यांश आ रहा है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखिए क्या है, यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं। यानी कि आज के समय भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि ये समाज जातियों में बटा रहे। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। बहुत उनके अलग अलग रीजन है, सब देते हैं कि भाई जाति होनी चाहिए, जाति बहुत सारी चीजें हैं जो अब आप देख रहे होंगे आजकल रिसेंटली जाति जनगणना का बहुत ज्यादा जोश चढ़ा हुआ है। तो उनका कहने का मतलब है कि जाति होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए, लोगों को जातियों में बटे रहना चाहिए। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो यहाँ पर है कि भाई अगर हम ये चाहें कि भाई, उनका कहना है कि हम लोग ये चाहते हैं कि अगर कार्य अच्छा हो तो लोगों की कार्य के अनुसार उनको जो है वो उनका काम धंधा करें, यानी कि उनकी जिसमें इंटरेस्ट है वो काम करें। अब जैसे मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर के क्षेत्र में जाएगा, कोई कारीगर आदमी है तो कारीगर करेगा, है ना। सिंपल सी एक चीज, ये फैक्ट होती है। तो मगर जो जातिवाचक के पोषक है वो ये चीज नहीं चाहते, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। अब आप जानिए जाति प्रथा किस आधार पर शुरू हुई। जाति प्रथा इस आधार पर शुरू हुई कि भाई आप ये श्रम करते हो इसलिए आप ये जाति में रहोगे, ठीक है। लेकिन जब हमारी वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी तब तो इस आधार पर नहीं बनाई गई थी। आपकी योग्यता जो है आप उस आधार से उस जाति में चले जाओ। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि भाई आप जिस जाति में हो आप उसी का काम करोगे, आपको इंटरेस्ट चाहे जो कुछ भी। इसीलिए इसमें बुराई नहीं। इसके तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुई है। यानी कि जाति प्रथा जो है वो जो श्रम विभाजन कर रही है जाति के हिसाब से, वो श्रमिकों का भी विभाजन कर रही है। यहाँ कार्यकुशलता यानी कि हमारा इंटरेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आप जिस जाति में हो उसी हिसाब से काम करोगे। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों को विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन करती है। यानी कि जो चीज नेचुरल नहीं है उस वजह से करती है। अब यहाँ पर अब इसमें नेचुरल का मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब ये है कि मान लीजिए कि 4 श्रमिक हैं। एक श्रमिक जो है वो आता है लोहार वर्ग से, दूसरा आता है कुम्हार से, तीसरा आता है बढ़ई से, है चौथा है किसान। तो अब ये लोग इन सब के पैरेंटल ये सारे काम रहे, लेकिन जो लोहार व्यक्ति है उसे इंटरेस्ट नहीं है लोहारगिरी में। जो व्यक्ति अभी है उसके माना कि दादा परदादा ये सारे काम कर रहे थे, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है कि वो ये काम करे। उसका इंटरेस्ट किस में है, वो लकड़ी का काम अच्छा से करना चाहता है, तो वो बढ़ई बनना चाहता है।
लेकिन वो अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकता। तुम्हारा इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, तुम्हारे पुश्ते लोहार का काम कर रही थी, तुम लोहार ही करोगे, ये बात हो जाती थी। तो ये एक तरीके से अस्वाभाविक विभाजन है। भाई जिस व्यक्ति का जिसमें इंटरेस्ट है वो जाने दो। यहाँ पर जाति के हिसाब से किसी को भी जो है उसके श्रम में नहीं बांधना चाहिए। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता है, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंचा नीचा भी करार दे देती है। अब लोग बोल देते हैं कि भाई ये ऊंचा काम है, ये नीचा काम है, तो वो ऊंच नीच का भेदभाव भी इसमें पनप जाता है। आप जितना उनका बंटवारा करोगे, वो बंटवारा हमेशा आपको ऊंच नीच का भेदभाव स्वतः ही लेकर चली आएगी, जो कि विश्व के किसी भी समाज में पाया नहीं जाता। किसी भी समाज में चले जाइए, कोई भी समाज में कोई भी जाति दूसरी जाति को निम्नतर समझने का काम नहीं करती। अब इस पर आधारित आपके पास 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना गया है? किसका रूप माना गया है? जाति प्रथा का। ठीक है, तो सही क्या है यहाँ पर? श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? तो कौन सा समाज मानता है? वो है सभ्य आधुनिक समाज। कौन सा? सभ्य आधुनिक समाज। अब हम चल रहे हैं अपनी प्रश्न संख्या 3 पर। यहाँ क्या दिया गया है? भारत की जाति प्रथा की क्या विशेषता बताई गई है? देखते हैं। यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और भेदभाव ऊंच नीच को बढ़ाती है। देखते हैं, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है, बिल्कुल सही जो हमने पढ़ा है। विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे से ऊंच नीच बताना है। ठीक है, ऊंचा नीचा बता देते हैं कि भाई आप बड़े हो, आप छोटे हो, इस तरीके से बता देते हैं, तो दोनों सही है। तो हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट और सेकंड। सभी को समान अधिकार नहीं देती है, तो यहाँ पर नंबर 3 वाले पे ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, गद्यांश में आए विडंबना शब्द से क्या अभिप्राय है? विडंबना शब्द का क्या मतलब है? आडंबर, उपहास, उपेक्षा या गंभीरता। तो ये क्या है? उपहास। उपहास का मतलब होता है एक तरीके से मजाक उड़ाना। ठीक है, जो हमारी वर्ण व्यवस्था रही है उसको जाति प्रथा ने क्या कर दिया? मजाक के रूप में तब्दील कर दिया है। नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार कोई भी सभ्य समाज क्या नहीं करता है? क्या नहीं करता है? श्रमिकों का विभिन्न श्रेणियों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, सभी को रोजगार के अवसर प्रदान करना, कट्टर नियमों और सिद्धांतों का पालन करना, उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से? सभी को रोजगार के अवसर प्रदान करना और श्रमिकों का विभिन्न श्रेणियों में अस्वाभाविक विभाजन। ये दोनों काम नहीं करता है। ठीक है, अवसर प्रदान नहीं करता है, नहीं, तो ये तो सही कौन सा क्या हो गया आपका? नंबर 1। क्योंकि अगर हम ये कहें सभी को रोजगार के अवसर प्रदान करना, नहीं करना, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या लगा हुआ है? नहीं करना, अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। ठीक है, तो एक तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर 1 हमारा सही आ रहा है। चलिए अब हम आगे गद्यांश संख्या 2 पे। यहाँ क्या दिया गया है? फिर से आपको यहाँ पर गद्यांश दिया है और से में ध्यान से पढ़ना है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही करती है, यानी कि सही तरीके से नहीं करती और बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके काम का निर्धारण कर दिया जाता है, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। अब आपको उस पेशे में इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, आपको मरते दम तक यही कार्य करना है, इसमें वो बांध देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए, यानी कि उस पेशे में चाहे इनकम ना होती हो, कुछ भी हो, वो भूखा मर जाए लेकिन अपना पेशा तब्दील नहीं कर सकता है। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है। अब आधुनिक युग में क्यों आती है आप ये देखिए, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन होते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है। टेक्नोलॉजी चेंज होने के बाद अगर हम उस टेक्नोलॉजी को नहीं सीखते हैं तो क्या होगा? आप भाई वर्ण व्यवस्था तो हमें इस चीज की परमिशन ही नहीं दे रहा चाहती, हमें परमिशन दे रहा है, नहीं दे रहा, तो हमें भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। और कभी कभी क्या होता है कि भाई आधुनिक समय में ये उद्योग धंधे जो होते हैं, कभी कुछ टाइम यहाँ किया, फिर वहां किया, वहां किया, तो चेंजेस होते रहते हैं, है ना, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखा मरने के अतिरिक्त क्या चारा रह जाता है? मान लीजिए कि एक आप
क्या कहते हैं, इस क्षेत्र में आप जहाँ काम कर रहे हैं वहां पर लकड़ी का काम आप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड है, आपने करा, जब कुछ साल आप फले फूले सब कुछ किए, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद ऐसी कंडीशन आई कि वहां पे लकड़ी की उपयोगिता बंद हो गई, इतने लोग नहीं ले रहे, तो आपकी सेल ही नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो पैसा नहीं होगा। अब आप ये चाहो कि आप जो है, अब वहां पर ज्यादातर लोग जो है प्लास्टिक का सामान लेने लगे हैं, फैक्ट्री में काम करने लगे हैं, तो आप ही सोचो कि मैं अपने लकड़ी का काम बंद कर देता हूँ, मैं फैक्ट्री में जाके काम कर लाता हूँ, तो जाति प्रथा में आपको इस चीज की परमिशन नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको भूखा मर जाए, आपके परिवार कुछ भी हो जाए, लेकिन आप पेशा नहीं बदल सकते। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो, यानी कि जो आपके दादा परदादा करते आए हैं वही काम आपको करना है, भले ही वह उसमें पारंगत हो या ना हो, आपको उसमें इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, आपको करना आता हो या ना आता हो, इससे कोई मतलब नहीं। आपके दादा परदादा जो काम कर रहे थे, आपको भी वही काम करना पड़ेगा। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बन रही है। तो बेरोजगारी, क्योंकि भाई जिस फील्ड में जिन लोगों की जरूरत है वो है ही नहीं, जिनकी इंटरेस्ट है वो तो किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, उतना प्रोडक्शन नहीं होता है ना। चलिए अब आते हैं इस पर 5 प्रश्न। गद्यांश के अनुसार जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा? जाति प्रथा जन्म से ही पेशा तय कर देती है, बिल्कुल सही है। जीवन भर मनुष्य को एक पेशे में बांध देती है, ये भी सही है। पेशा अनुपयुक्त हो या अपर्याप्त होने पर मनुष्य को भूखा मरना पड़ता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी, ये जाति प्रथा ये सारे दोष है। मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता किस कारण पड़ती है? क्या कारण है? उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास के कारण, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, स्वयं को उच्च वर्ग में सम्मिलित करने के कारण नहीं, निम्न वर्ग को घृणा की दृष्टि से देखे जाने के कारण नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, ये भी नहीं। तो सही रीजन क्या है? उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर, हमेशा ध्यान रखना जो गद्यांश में कहा गया है उसी के हिसाब से आपको उत्तर देना है। कुछ चीजें गद्यांश के बाहर भी आएंगी और वो सही भी होंगी, लेकिन आपको वो टिक नहीं करनी है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर दे रहे हो, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन हम इसे टिक की नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये बात गद्यांश में नहीं दी गई है, गद्यांश में जो दी गई है हमको वो टिक करना है। तीसरा आते हैं, पेशा बदलने की स्वतंत्रता के अभाव का क्या परिणाम होता है? मान लीजिए कि अगर हमें पेशा बदलने की मंजूरी नहीं है तो क्या होगा? मनुष्य के भूखा मरने की भी नौबत आ सकती है ना। मनुष्य सदैव निम्न ही रहता है, मनुष्य को भूखा मरना पड़ता है, बिल्कुल सही है। मनुष्य की निरंतर प्रगति होती है, मनुष्य सदैव दूसरों को कोसता रहता है, नहीं। तो सही क्या होता है? मनुष्य को भूखा मरना पड़ सकता। जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे है? पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देने के कारण, बिल्कुल सही है। जाति प्रथा बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किस प्रकार है? पेशा परिवर्तन की वो अनुमति नहीं देता है। हिंदू धर्म के कारण ऐसा नहीं है, पैतृक व्यवसाय में पारंगत होने के कारण नहीं, विषम परिस्थितियों को महत्व देने के कारण। सही क्या है? पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देने के। अनेक लोगों को अपनी इच्छा अनुसार पेशा चुनने की स्वतंत्रता किस कारण नहीं मिल पाती? अब आप बताइए, बहुत सारे लोग हैं उन्हें पेशा अपने मर्जी से चुनने की कारण क्यों नहीं मिल पाती? उसका कारण है जाति प्रथा, ठीक है। तो सही क्या है? जाति प्रथा। चलिए अब हम आगे गद्यांश संख्या 3 पर। क्या दिया गया है? श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। बात सही है। अगर हम ये देखें कि हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है किस चीज को लेकर, हम वो चीज उस एरिया पे नहीं दे पा रहे। मान लीजिए कि हम जो है बहुत ही क्रिएटिव माइंडेड है, तो और हमारा पैतृक पेशा क्या है? हम लोहार का काम करते हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि हम ये क्रिएटिविटी उस फील्ड में जाकर दिखाएं जहां पर हम दे सकते हैं, लेकिन जाति प्रथा क्या है? हमको उसकी परमिशन नहीं दे रही है, तो हमारी क्रिएटिविटी सारी बेकार चली गई, क्योंकि हमें तो वही लोहार का काम ही करना है।
ना। तो वही श्रम विभाजन की दृष्टि से अगर हम देखें तो जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य को स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, यानी कि उसकी इच्छा के अनुसार वो पेशा नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना व व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थानीय महत्व नहीं रहता। एक व्यक्ति की अपना क्या इंटरेस्ट है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है, इसके लिए वहां पर कोई जगह नहीं। पूर्व लेख ही इसका आधार होते हैं। पूर्व लेख यानी कि आपका जो भी पैतृक काम होगा उसी के अनुसार आपको जो है काम चुनना होगा। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीब तो अरुचि के साथ केवल विवशतावश कार्य कर रहे हैं। तो गरीब लोग क्या है, उनकी विवशता है कि इसमें काम करना है, क्योंकि उनका काम ही है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, उनको अपनी रोजी रोटी चलानी है, इसलिए वो मजबूर है ये काम करने के लिए। ऐसी स्थिति स्वतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त कर चालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती। अब मान लीजिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है उस फील्ड में अगर हम काम करेंगे तो क्या होगा, चलता हुआ काम करेंगे, ठीक है, हो गया, ठीक है, वो उसमें क्वालिटी आ ही नहीं पाएगी, अच्छी चीज नहीं हो पाएगी। हम मन लगाए काम नहीं करेंगे तो काम भी उतना नहीं करेंगे जितना हम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, वहां कोई कुशलता कैसे प्राप्त हो सकती है, यानी कि वहां पे अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। ऐसे नियमों में उन्हें बांधती है जो कि बिल्कुल भी निराधार होते हैं। उनका इंटरेस्ट खत्म करती है, उनका इंटरेस्ट खत्म होता है तो प्रोडक्ट की ना क्वालिटी आती है ना प्रोडक्टिविटी आती है, कुछ भी नहीं आता। 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सम विभाजन की दृष्टि में जाति प्रथा दोषपूर्ण क्यों है? पहला देखते हैं, व्यक्तिगत रुचियों को ध्यान में न रखने के कारण, मनुष्य के पेशे के पूर्व लेख से जोड़े जाने के कारण, मनुष्य को स्वतंत्र छोड़े जाने के कारण, व्यक्तिगत भावनाओं को ध्यान में रखने के कारण। तो सही क्या है, मनुष्य के पेशे को पूर्व लेख से जोड़ने जाने, यानी पूर्व लेख यानी कि उसका पुश्तैनी काम जो है वही वो काम करेगा। तो ये सबसे बड़ा इसका दोष होता है। दूसरा प्रश्न है, कार्य निर्धारित होने का क्या दुष्परिणाम होता है? अगर कार्य पहले से निर्धारित कर दिया गया कि हमें यही काम करना है तो इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या बुरा नतीजा निकलेगा? कार्य के प्रति दुर्भावना होगी, यानी कि कार्य में अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल सही है। कार्य कुशलता का अभाव होगा, ये भी सही है। कार्य अरुचि के साथ करना, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? अगर आप कार्यकुशलता बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? रुचि के अनुसार काम करने का अवसर प्रदान करना होगा, कार्य को जबरन थोपा जाना होगा, कार्य करने की विशेष छूट प्रदान करना है या उत्पादकता को कम कर देना है। तो सही क्या है, रुचि के अनुसार काम करने का अवसर प्रदान करना। अगर आप ये चाहते हो कि काम बहुत अच्छा हो और जो मजदूर है उसकी कार्यकुशलता बढ़े, तो ये बहुत जरूरी है कि उसका इंटरेस्ट जिस फील्ड में है उसे उसी में काम करने दो, है ना। तो क्या, रुचि के अनुसार काम करने का अवसर प्रदान करना। अच्छा, ये जैसे रुचि के अनुसार काम प्रदान करना है ना, हम लोगों ने याद है अभिव्यक्ति और माध्यम में पढ़ा था, जो पत्रकार होता है उसका इंटरेस्ट जिस भी क्षेत्र में होता है उसे उस क्षेत्र में पत्रकारिता करने का मौका दिया जाता है, जिसे उसकी बीट कहते हैं, है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि पत्रकार उस क्षेत्र में ज्यादा इंटरेस्ट के साथ काम कर सकता है, तो खबरें ज्यादा क्रिएटिव बनेंगी, है ना। तो ये एक आपके पास एक ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रही हूँ कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो इंटरेस्ट के साथ काम करना पड़ता है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है, लेखक श्रम के क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या किसे मानता है? आर्थिक ढांचे को, स्वेच्छानुसार काम ना मिलने को, जनसंख्या वृद्धि को, या कार्य के प्रति उदासीन ना होने। तो सबसे बड़ी समस्या किसे मानता है? स्वेच्छानुसार काम ना मिलने को, यानी कि उसकी अपनी इच्छा अनुसार अगर काम नहीं मिलता है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्यों हानिकारक है? अगर फाइनेंशियली पर्पज से देखा जाए तो जाति प्रथा क्यों नुकसानदेह है? पहला, मनुष्य की रुचि एवं आत्मशक्ति को कम करने के कारण। भाई उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका काम करने का मन ही नहीं लगेगा, तो जाहिर सी बात है वो आर्थिक रूप से उतना नहीं कमा पाएगा, सही है।
मनुष्य को आत्म केंद्रित करने के कारण नहीं, मनुष्य के नियमों में रहकर सक्रिय बनाने के कारण बिल्कुल भी नहीं, मनुष्य को उन्नति के अवसर प्रदान करने के कारण नहीं, ऐसा भी नहीं होता। तो आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्यों हानिकारक है? क्योंकि मनुष्य की रुचि और आत्मशक्ति को कम करती है, उसका इंटरेस्ट कम करती है ना, उसका मन नहीं लगता है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप कोई भी काम का इनिशिएटिव नहीं लेगा तो काम अच्छा नहीं होगा। तो सही क्या है यहाँ पर? नंबर। नेक्स्ट, अब हम आ गए गद्यांश संख्या 4। चलिए इसको देख लेते हैं क्या है। ये हमारे पास में आ रहा है अंबेडकर जी का दूसरा भाषण, मेरे कल्पना का आदर्श समाज से। देखिए क्या दिया गया है। मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। अब जो उन्होंने बोला ना कि मैंने जो एक कल्पना बनाई है एक समाज की, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में जो समाज होगा वो कैसा होगा? वो समाज, वहां पर सभी को स्वतंत्रता होगी, सभी को समानता होगी, और जितने भी लोग समाज में होंगे उनके अंदर भ्रातृत्वता की भावना होगी, यानी कि हम दूसरे व्यक्ति को भाई के तौर पर मानेंगे। जैसा एक भाई दूसरे भाई के लिए फीलिंग्स रखता है, उसी तरीके के वो भाव रखेगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अब उन्होंने कहा कि अगर भाई लोगों में भाईचारा होगा तो इसमें किसी को क्या आपत्ति होगी? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। यानी कि समाज ऐसा होना चाहिए कि अगर आप एक क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हो तो उसका असर दूसरे क्षेत्र तक भी जाए। ऐसे समाज को बहुविध हितों से सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उसकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। अगर भाई हम ऐसे समाज में रहेंगे जहां हम एक दूसरे को भाई मानेंगे, और जब कोई भी परिवर्तन होगा तो हम ये चाहेंगे कि भाई मेरे भाई का भी भला हो, तो इस प्रकार से जो समाज बनेगा वो एक आदर्श समाज के रूप में होगा, क्योंकि यहाँ पर तो हम सभी का भला चाह रहे हैं। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए, यानी कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। यानी कि जैसे दूध, पानी में दूध मिलाओ या दूध में पानी मिलाओ, मिलकर एक हो जाते हैं, तो भाईचारे में भी यही भाव होना चाहिए। एक नागरिक का दूसरे नागरिक के प्रति भाई का व्यवहार होना चाहिए। अगर हमें किसी चीज का फायदा हो रहा है तो हमें दूसरे को भी फायदा कराना चाहिए। हम अगर ये जान जाएं कि इसमें नुकसान है तो हमें वो नुकसान अपने दूसरे भाई तक नहीं होने देना चाहिए। तो ये रूप जो है ना, लोकतंत्र का सही रूप होता है, ठीक है ना। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज में सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। तो यहाँ पर लोकतंत्र का यही स्वरूप क्या है? यहाँ समाज से ही एक व्यक्ति उठकर आपकी सभी समस्याओं को जानकर उनको हल करता है। तो इस तरीके से मानव की जो भी आपकी परेशानी है वो हल हो जाती है ना। तो यहाँ पर लोकतंत्र का मूल दिनचर्या की एक रीति है, रूटीन लाइफ का एक तरीका है, ठीक है, जो हमारे आए दिन के अनुभवों के साथ संकलित होकर आता है। इनमें यह आवश्यकता है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव। ठीक, अब इस पर 5 प्रश्न क्या दिया गया है? लेखक के अनुसार एक आदर्श समाज के लिए क्या अपेक्षित है, क्या जरूरी है? समानता, स्वतंत्रता, गतिशीलता या लोकतंत्र? तो एक लेखक ने तो बोला कि भाई एक आदर्श समाज के लिए समानता भी जरूरी है, स्वतंत्रता भी जरूरी है, लोकतंत्र भी जरूरी है। लेकिन ये सारी चीजें तब रहेंगी जब समाज गतिशील रहेगा, यानी कि समय के अनुसार उसमें गति रहेगी, चीजों को परिवर्तित करने का स्वरूप बना रहेगा। तो हम यहाँ क्या देंगे? गतिशीलता। सबको किनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए? दलितों के, स्वयं के, लोकतंत्र के या सरकार की? तो यहाँ पर अगर हम देखें सबको किनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए सजग रहेंगे। किसकी? लोकतंत्र की रक्षा के लिए सजग रहेंगे। भाईचारे के वास्तविक रूप को क्या कहा जाता है? दूध, पानी, समाज या लोकतंत्र? जाहिर सी बात है लोकतंत्र कहा जाता है, भाईचारे का एक रूप जो है।
लेखक ने दूध और पानी के मिश्रण के माध्यम से क्या स्पष्ट करना चाहा है? भेदभाव की समाप्ति, उच्च निम्न का भेद, उपयोगी और मूल्यहीन वस्तु, असमानता का भाव। तो उन्होंने क्या चीज साबित करनी चाहिए? वो है भेदभाव की समाप्ति। यानी कि जैसे दूध में पानी मिल जाता है, पता नहीं चलता अलग अलग, उसी तरीके से क्या है, समाज में लोगों को मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहना चाहिए, तो उनमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा। लोकतंत्र में क्या आवश्यक माना गया है? क्या माना गया है? सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका, उच्च वर्ग का आरक्षण, साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव, या उपरोक्त सभी। तो लोकतंत्र का जो आवश्यक तत्व है वो है साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव। हमारे जो भी साथी हैं, यानी कि अब एक मनुष्य दूसरे, इसमें हमेशा श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। चलिए, तो हमने 4 गद्यांश पढ़ लिए। अब हम आ गए हैं संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों पे, यानी कि जितना भी हमारे पूरे पाठ है ना, पूरा पाठ है ना, उस पर आधारित कुछ प्रश्न, इनको देख लेते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे पैरा जो है ना बीच बीच में हमारे छूटे हैं, तो उनको तो भी कवर करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न क्या है। दासता में कौन सी अवधारणा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, स्वाधीनता के साथ जीना, कानूनी पराधीनता का होना, इच्छा के विरुद्ध कार्य करना, सरों के द्वारा निश्चित कार्य करना। अब यहाँ पर सही क्या है? स्वाधीनता के साथ जीना, यानी कि वहां पर अब जैसे जहां दासता की धारणा होती है वहां आजादी तो होगी ही नहीं, तो क्या है, स्वाधीनता के साथ जीना ये सम्मिलित नहीं होता है। बाबा साहेब का आदर्श समाज किस पर आधारित है? स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व, है। तो देखिए, स्वतंत्रता, समानता, तीनों चीजें, तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। लेखक के अनुसार श्रम विभाजन किस आधार पर होना चाहिए? कार्य कुशलता के आधार पर, यानी कि आप किस कार्य में कुशल हैं उसी हिसाब से आपको वो श्रम मिलना चाहिए लेखक के अनुसार। चलिए, व्यक्ति की योग्यता के आधार पर, व्यक्ति की रुचि के आधार पर, व्यक्ति की कार्यकुशलता व निपुणता के आधार पर, या उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीजें सही है, तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, लेखक समाज के सभी सदस्यों को कौन सा अवसर प्रदान करने के पक्ष में? कौन सा अवसर है? आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर, व्यापारिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर, या व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर। तो यहाँ पर लेखक ये चाहते हैं कि समाज के सभी सदस्यों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। सही क्या है? हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का समान अवसर। नेक्स्ट आते हैं, श्रम विभाजन किस पर आधारित होना चाहिए? कार्यकुशलता। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि व तर्क क्षमता पर। भाई, अरुचि और तर्क क्षमता नहीं, गलत है। व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि और कार्य क्षमता सही है। व्यक्ति की व्यक्तिगत दृष्टिकोण और निर्णय क्षमता नहीं, तो सही क्या होगा? व्यक्ति की व्यक्तिगत रुचि और कार्य क्षमता पर आधारित होना चाहिए। लेखक के अनुसार काल्पनिक जगत की वस्तु क्या है? असमानता और असमता, समानता और समता, निर्णय और कुशलता, या आदर्श व्यक्ति। तो लेखक के अनुसार यहाँ पर समता और समानता जो है ये काल्पनिक। क्यों इन्होंने इस बेस पूछा? भाई देखिए, हर व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है। मान लीजिए मैं एक दिन में जो है वो करीबन, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी फैक्ट्री में अगर काम कर रही हूँ तो मैं एक दिन में 40 बॉक्स बना लेती हूँ, ठीक है। दूसरे के अंदर इतनी कार्यकुशलता नहीं है तो वो एक दिन में 20 ही बना पाएगा। अब जब मैं ज्यादा काम करूंगी तो मेरी इनकम ज्यादा होगी, मेरी इनकम ज्यादा होगी तो लिविंग स्टैंडर्ड जो है समाज में वो बढ़ेगा, तो समानता तो रहेगी ही नहीं ना भाई। बौद्धिक क्षेत्र के आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर लोग अलग अलग होते, इसलिए ये समानता या समता जो है वो नहीं हो सकती है समाज में, इसलिए इसे काल्पनिक वस्तु कहा गया है। प्रश्न संख्या 7 है, लेखक जातिवाद के समर्थकों द्वारा दिए गए तर्कों में क्या आपत्ति दर्शाता है? क्या क्या आपत्ति उसने दर्शाई है? पहला देखते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए। बिल्कुल सही है, ये आपत्ति तो उन्होंने पाठ में जताई है। नेक्स्ट आते हैं कि किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। ये भी सही है, कोई भी सभ्य समाज होगा ये अस्वाभाविक रूप से श्रमिकों का विभाजन नहीं करेगी। ये भी सही है कि जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है।
ये भी उनका तर्क है जाति प्रथा को लेकर, तो सही है। तो हम यहाँ क्या देंगे, उपरोक्त सभी। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। बिल्कुल सही है, ठीक है ना। दूसरा है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पैतृक पेशा अच्छे चला सके। नहीं, गलत है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना कार्य ईमानदारी से कर सके। नहीं, तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका नंबर 1 कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है? उसके पेशे का निर्धारण उसके माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार कर दिया जाता है। बिल्कुल सही है, यह दूसरे सिद्धांत है जाति प्रथा का। मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता पर विचार नहीं किया जाता, उसे किस चीज में इंटरेस्ट है या उसकी किस चीज की ट्रेनिंग है, इस चीज पर कोई भी गौर नहीं किया जाता। गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित होता है, यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में है तो उसका वो आगे बड़े होकर क्या कार्य करेगा ये निर्धारित हो जाता है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, सामाजिक उत्तराधिकार क्या होता है? सामाजिक उत्तराधिकार क्या होता है देखते हैं। सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना करना सही है। शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन करना, ये भी सही है। सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है। तो हम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। मतलब हमें जंगली लोगों से अलग करता है सामाजिक उत्तराधिकार। मतलब मान लीजिए कि मेरे माता पिता ने मुझे सारी चीजें दी है, अब मैं क्या है वो सारी अच्छी चीजें इस पूरे समाज में रखूंगा, अपने माता पिता का कल्याण तो करूंगा, समाज का भी कल्याण करूंगा। तो मेरी एक क्या कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है, ठीक है, वो चीज। हाँ, चलिए, तो यहाँ खत्म हो गया हमारा ये अध्याय। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसी तरीके से क्वेश्चंस, और इसी के साथ हमारी ये बुक के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो हमने अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन का 1 सेक्शन खत्म किया जिसमें थे हमारे सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और जो सिर्फ हमारी आरओ बुक से आ रहे थे। अब हम आगे कराएंगे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन वर्णात्मक रहेंगे, मोस्टली हैं जो पिछले कई सालों में लगातार पूछे जाते रहे और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले सालों में वो आ सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट हमारा वीडियो 2 दिन बाद आएगा, तब आप देखिएगा। लेकिन तब तक फटाफट चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर आप कोई भी चीज की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके थ्रू जो है आपको सभी वीडियोज के लिंक अवेलेबल हो जाएंगे आसानी से। और हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप पर्सनली मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम शुरू करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।